Assalamualaikum, dear students. Hope you all are doing well. As you are well aware that we started our chapter number 7, which is chemical equilibrium. In this chapter, we have covered the law of mass action. We have covered how the Kc value predicts the direction and extent of reaction. And with that, we have also covered the topic of Le-Chatelier principle, which stated that if there is any external stress which is applied to a system which is already at equilibrium, so what will that system try to do? It will resist the change, whatever is opposed, whatever is applied from the outside, right? So it will oppose that change. सो बेसिकली आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन करी थी कि सराउंडिंग में कंसंट्रेशन के चेंज से, प्रेशर वॉल्यूम के चेंज से, टेम्परेचर के चेंज से हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट पे फ़र्क पड़ता है एंड दैट सिस्टम ट्राइज टू अंडू दैट इफ़ेक्ट, कि वो उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, अपनी एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इट ट्राइज टू अपोज बाय गोइंग दी ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? इट कैन बी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट कैन बी बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल. तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. आयनिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि आपको नाम से पता है कि आइंस के इक्विलिब्रियम की बात हो रही होगी, विच मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, राइट? सो आवर टॉपिक टुडे विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज़ डिनोटेड बाय KSP. ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्ट. बिफोर आई टॉक अबाउट what are the types of salts, I will first emphasize upon the fact that what is a salt. Salt हम पढ़ते आ रहे हैं from grade 9th and from grade metric that salt is an ionic compound. Salt किस तरह फॉर्म होता है? Salt is basically formed when acid and base combine together, right? Acid के base के मिलने पर आपको प्रोडक्ट में salt और water मिलता है. इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑलराइट, तो इस सॉल्ट की जो प्रिपरेशन होती है, जो सॉल्ट आपका बनता है, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ वेरी कॉमन सॉल्ट जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ NaCl. ऑलराइट, तो NaCl के सॉल्ट की अगर हम बात करें, सो NaCl में Na प्लस होता है, Cl इज़ माइनस. ऑलराइट, तो आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कि आइंस के अट्रैक्शन से या फिर आइंस की मौजूदगी से बने. ऑलराइट, तो सॉल्ट आपके पास होते हैं दो तरह के. वन इज़ द कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट एंड सेकंड इज़ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. Completely soluble salt, as the name indicates, that whenever you are trying to solubilize it, whenever you are trying to dissolve it, it completely dissociates and it completely dissolves. Completely soluble हो जाता है. उसको जब आप soluble करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी particle या कोई भी precipitate वहाँ पर नज़र नहीं आता है. इसके एग्जाम्पल में NaCl, KCl और बहुत सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं. एंड मेजरली द completely soluble salts are from the group number 1A. lithium, rubidium, potassium, sodium, like this. Okay, sparingly soluble salts on the other hand, sparingly soluble salts भी इनको कहते हैं, and we also refer to them as the partially soluble salts. And what does that mean? sparingly soluble salt का मतलब होता है ऐसा salt whenever you try to dissociate it, whenever you try to dissolve it, तो क्या होता है कि वो आपके पास completely soluble नहीं होता है, उसका कुछ फ्रैक्शन सॉलेबल होता है और बाकी फ्रैक्शन उसका पीछे रह जाता है. इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बीकर, उस बीकर के अंदर आपने ऐड किया, फॉर एग्जांपल सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, जैसे कि आपको कैल्शियम फॉस्फेट दिया हुआ है, आपको सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है. इसको आपने क्या किया? इसको आपने बीकर में डिज़ोल्व किया. अब बीकर में इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं, सो व्हाट बेसिकली हैपन्स दैट नो मैटर वट एवर यू ट्राई, इसका कुछ फ्रैक्शन तो सॉलेबल होता है लेकिन बाकी फ्रैक्शन इसका क्या होता है, वहीं पर रह जाता है. इसका क्या मतलब हुआ कि इस टाइम पर उस बीकर के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेट है. व्हाट डज दैट मीन? कि एक पोर्शन वो है जो कि सॉल्ट का इनसॉलेबल है, दूसरा पोर्शन वो है जो कि सॉलेबल है. तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट पर होते हैं. जो आपके पास हिस्सा वैसा होता है जो कि सॉलेबल हो चुका होता है. तो आपको पता है सॉलेबल होने का मतलब क्या है? इट मीन्स कि वो आइंस में डिसोसिएट हो चुका होता है. और जो सॉलेबल नहीं होता है, इसका मतलब वो ओवरऑल अपनी आयोनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ AgCl की, AgCl से क्या मुराद हुआ कि आपने जब AgCl को डिज़ोल्व किया तो AgCl का वो हिस्सा है जो कि डिज़ोल्व नहीं हुआ होगा और दूसरा वो है जो कि डिज़ोल्व हो चुका होगा. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ KSP, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ KSP इज़ बेसिकली एप्लीकेबल ऑन द स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट्स. या ऑन दी अदर हैंड इनको हम पार्शियली सॉलेबल सॉल्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं होते हैं. राइट, ओके. नाउ हैव यू एवर सीन सच इमेजेस
केमिस्ट्री के अंदर इसकी जो ब्यूटी होती है, it lies in the colors basically. Whenever you are performing the lab, whenever you are doing some sort of experiment, so you witness these beautiful colors, right? Now if you take a closer view into these pictures, तो आपको पता लगेगा कि ये कोई सॉल्ट होगा, ऑलराइट। तो जब हमें सॉल्ट को हमने ऐड किया होगा तो इसके ऐड होने की वजह से इसका जो हिस्सा सॉलेबल हुआ होगा दैट्स फाइन, बट जो हिस्सा पीछे रह गया होगा वो आपके पास क्या है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन इस वजह से होती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो प्रेसिपिटेट्स आर बेसिकली इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन, जो कि तब बनते हैं जब आपके कैटाइन और एनाइन कंबाइन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स आपके पास बनते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट किसी भी सॉल्ट का इनसॉल्युबल हिस्सा होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नतीजे में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी हमने इतना दिमाग में रखना है कि प्रेसिपिटेट्स आपके पास ऐसी चीज़ है जो कि इनसॉल्युबल हिस्सा होता है किसी भी आयोनिक सॉलिड का। AgCl है तो AgCl का हो सकता है, आपके पास अगर कैल्शियम फॉस्फेट है तो उसके भी प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास किसी भी सॉल्ट का इनसॉल्युबल पोर्शन होता है जो कि आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नज़र आता है। और बेसिकली अगर बात करी जाए सो KSP जो कि हम अभी पढ़ेंगे, तो KSP आपको ये बताता है, इसकी एप्लीकेशन ये भी होती है कि इट विल टेल यू दैट आइदर इन अ सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड और प्रेसिपिटेट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड, राइट। तो उसकी डिटेल हम एप्लीकेशन में जब न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, सो देन वी विल कवर दैट, ओके। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ओके। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे सो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, फार्मूला है और KSP की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कुछ स्लाइटली सॉलेबल आयोनिक कंपाउंड्स हैं, पार्शियली सॉलेबल आयोनिक कंपाउंड्स हैं, या फिर स्पेरिंगली सॉलेबल आयोनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसके अंदर देखें आपको बहुत सारी यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी गिवन है और इन एग्जाम्पल्स से आपको ये पता लगता है कि ये वो वाले सॉल्ट्स हैं जो कि स्पेरिंगली सॉलेबल हैं, यानी कि कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं है। तो जो सॉल्ट पार्शियली सॉलेबल है उसके ऊपर ही KSP का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम KSP को समझते हैं। KSP को समझने के लिए अगर आप बिल्कुल इस स्लाइड के टॉप पर देखें, आपकी बुक का एक पेज है, तो एक रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें, आपने कैल्शियम सल्फेट लिया। अभी आपने जो कैल्शियम सल्फेट लिया है इसको आपने सॉलेबल नहीं किया है, इट मीन्स अभी ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में ही मौजूद है और एक तरीक़े से इसके अंदर डिसोसिएशन का अमल नहीं हुआ है, यानी कि आयंस इसमें सेपरेट नहीं हुए हैं, ठीक है। इस कैल्शियम सल्फेट को आपने वाटर में ऐड किया, देखें एरो के ऊपर हमें वाटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वाटर में आपने ऐड किया तो क्या होगा कि कैल्शियम ग्रुप 2A में आता है। 2A का मतलब होता है दैट इन द आउटर शेल और इन द वैलेंस शेल calcium has 2 electrons, which means that to complete its stable configuration, what will it do? It will lose 2 electrons. So basically losing 2 electrons means it will gain +2 charge, right? आपने कैल्शियम पे +2 अप्लाई किया, कैल्शियम प्लस में चला गया, सल्फेट चला गया माइनस में। SO4 का चार्ज बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल हिंट टू रिमेंबर इट। H2SO4 क्या होता है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है या डाइल्यूट भी इसको हम कह सकते हैं, इट डजंट मैटर, इट इज़ बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में अगर आप देखें H पर अगर +1 है और 2H पे आता है +2, ऐसे ही सल्फेट पर क्या आ जाएगा, अगर वो +2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे क्या आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है इसकी आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट आता था ऊपर, Kc की एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो देखें यही काम किया है, Kc के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, कैल्शियम की कंसनट्रेशन आ गई, सल्फेट की अलग आ गई है उसके आयन की, और नीचे अपॉन में CaSO4 लिखा है जो कि रिएक्टेंट है। Kc के लिहाज से ये चीज़ ठीक है, सही है, लेकिन आपको क्या पता है कि CaSO4 जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वो फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या हुआ कि वो उस तरह से अगर आपके पास डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, सॉल्युबल हुआ ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम सपोज कर सकते हैं कि वो क्या है, फिक्स है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब चेंज नहीं आया है इसीलिए आपने डायरेक्टली क्या किया, अगर आप Kc को रिप्लेस कर देते हैं किससे, KSP से रिप्लेस किया, कैल्शियम सल्फेट जो पहले अपॉन में आ रहा था अब वो आपको अपॉन में नज़र नहीं आ रहा है।
तो ये आपका कैल्शियम +2 और ये आपका सल्फेट आ गया, ठीक है। तो KSP एक्सप्रेशन लिखने के लिए बहुत ही आसान हिंट है, आपको जब भी किसी की KSP एक्सप्रेशन लिखनी होगी तो जो भी उसके आयंस होंगे उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन होगी, वो आप मेंशन कर देंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, देखिएगा डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अच्छा, इट्स का मतलब है किसी भी आयोनिक कंपाउंड के मोलर कंसंट्रेशन का, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर DMQ, जिसको हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में एक्टिव मास से भी रेफ़र किया था और हमने इसको मोलर कंसंट्रेशन के नेम से भी रेफ़र किया था, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट इन आयोनाइज्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। यानी कि आपने मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया, जो भी आपके पास सॉल्ट है या आयोनिक कंपाउंड है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाया, और इसकी जो पावर होगी वो कौन सी होगी, वही वाली जिस तरह से KC में कोफिशिएंट था, जैसे हमने इक्वेशन एक पढ़ी थी क्लास में, A + B और एरो के बाद 3C आ रहा था, तो इसके अंदर 3 क्या है, कोफिशिएंट है। अगर कहीं पर कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर आप कैल्शियम सल्फेट की इक्वेशन ऊपर देखें तो Ca+2 में और +SO4 - 2 के अंदर आपको कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि उससे पहले कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, जो बेसिकली 1 होगा। इसीलिए KSP में कैल्शियम और सल्फेट का जो हमने फॉर्मूला इधर मेंशन किया है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी पावर नहीं आई है।